तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम लोग फूड से लेते हैं, और एनर्जी का मेज़रमेंट हम लोग जो करते हैं वो हीट एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। अब हीट एनर्जी के फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि हीट एनर्जी अल्टीमेट फॉर्म है सभी एनर्जीज़ का, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं। मतलब कि हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो कैलोरी या फिर जूल। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा इस पैराग्राफ में कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, और पूछा जाता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब ये बर्न होंगे इससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, मतलब इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ पूछी जाती है। ये मेन है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है जब हम लोग 1 ग्राम वाटर को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, जो हीट एनर्जी उसको चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी। फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्राम वाटर लिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इसको हीट देनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जब इसका टेम्परेचर 25 से 26 हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें 1 कैलोरी होगी। पर ये बहुत ही टाइनी सा अमाउंट होता है, तो फिजियोलॉजिस्ट जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। इसकी डेफिनेशन भी इजी है कि जिस तरह से हम लोगों ने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की उसको बोला कैलोरी। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम की जगह हो जाएगा 1 kg। 1 kg वाटर को हम लोग जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे किलो कैलोरी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ लाइन्स जो आपको समझ में नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिनिस्ट, मतलब ये जो न्यूट्रिनिस्ट है यहाँ पर इसका मतलब है जो हम लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, न्यूट्रिशन बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग लिखते हैं किलो कैलोरी और किलो जूल, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए किलो कैलोरी में जब कैलोरी हमने लिखा तो जो सी है वो हमने स्मॉल लिखा, किलो जूल में जो जूल का जे है वो हमने स्मॉल लिखा। लेकिन जब ये न्यूट्रिनिस्ट वाली बात आई तो यहाँ पर किलो कैलोरी को रेफर किया कैलोरी से, जहाँ पर जो ये सी है वो कैपिटल है और जूल का जो जे है वो कैपिटल है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिनिस्ट हैं वो लोग अपना टाइम बचाने के लिए किलो कैलोरी की जगह कैलोरी लिख देते हैं, लेकिन जो सी है उसको कैपिटल कर देते हैं, और किलो जूल की जगह जूल लिखते हैं जिसका जो जे है वो कैपिटल होता है। इसका ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है, और थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि जब हम लोग अगर न्यूट्रिशन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है। केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप लोग किलो कैलोरी को अगर सी कैपिटल लिखा है तो उसको कैलोरी समझ लो, ऐसा नहीं है। ये बायो की चीज़ बायो में ही रखनी, इसको केमिस्ट्री में मिक्स नहीं करना है। वहाँ हम लोग एसआई यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं करना है कि किलो जूल लिखा है उसको जूल लिखा है तो आप मान लो कि ये जूल है, ऐसा नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा मेटल का बॉक्स सा होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है, जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करता है और हमको हीट की फॉर्म में उसमें जो हीट निकलती है तो बहुत सारी एनर्जी हीट निकलेगी, तो एनर्जी हमको मिलेगी। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो एनर्जी हमको मिलती है वो हमारी जो बॉडी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका काम है केवल और केवल फूड को उस जो फूड है जो कैलोरी उसको बर्न करना और उससे एनर्जी देना, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। आप समझ गए होंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड को कंबशन मतलब उसको पूरा अच्छे से उसको बर्न करने में
उसको बर्न करेंगे, उसके बाद जो हमको हीट मिली, जो एनर्जी मिली, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनर्जी या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। पर एक्चुअल अमाउंट जो हमारी बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 1 ग्राम फूड को बर्न करने में जो एनर्जी हमको मिल रही है उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू। यही हमको ये याद रखना है कि ग्रॉस वैल्यू कितनी है फूड की और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हमारी होती है 1 ग्राम फूड जब हमारी बॉडी में बर्न होगा तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो अब देखते हैं हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस वैल्यू होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करने, जब हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करेंगे तो ये हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वहीं जब हम लोग प्रोटीन को बर्न करेंगे 1 ग्राम प्रोटीन को, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी 5.65 किलो कैलोरी। और जब फैट को बर्न करेंगे, 1 ग्राम फैट को बर्न करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी 9.45 किलो कैलोरी। पर जब हम लोग फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का सिर्फ काम क्या है, जो फूड उसमें डाला उसको ऑक्सीडाइज करके हमको एनर्जी देना। लेकिन जब हम लोग हमारी बॉडी में आते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो ऑक्सीजन सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो फूड को बर्न करेगा, उसके और भी काम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमको जो वैल्यू है वो कम मिलेगी एज कंपेरिजन टू बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू की जब हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन जो आता है वो ऑर्डर पूछते हैं ग्रॉस वैल्यू की और फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो ये वैल्यूज़ हमसे पूछते हैं तो हम लोग ये लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी फैट खाने से, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। ग्रोस में भी यही है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी यही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि किसकी एनर्जी कितनी है। जैसे कि ग्रोस वैल्यू में जब हम लोग फैट की बात करते हैं तो वो है 9.45, वहीं जब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वो जाता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्रोस वैल्यू इसकी है 5.65 और फिजियोलॉजिकल इसकी 4। देन कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी ग्रॉस वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी, वहीं जब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वो है 4 किलो कैलोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन वाला जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये सारी टर्म्स आती है। तो इन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किसका मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा 2 तरह से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये हमारा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। वहीं पर जब हम लोग एक्टिव की बात करते हैं तो ये हमारा लो टू हाई जाएगा। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमारा, वहीं एक्टिव की बात करें तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन हमारा पैसिव वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट जाएगा और एक्टिव वाला हमारा लोअर टू हायर जाएगा। अब पैसिव वाले में पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमारा, इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ली। इसमें ए वाला और बी वाला देखो, ए वाले में जहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी वाले में कंसंट्रेशन कम है। तो ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे अपनी हायर टू लोअर, तो यहाँ किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जब सोल्यूट पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
तो इसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। देन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी होता यही है कि मॉलिक्यूल्स अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर मूव करने वाला पार्टिकल सॉल्वेंट होता है, ना कि सॉल्यूट। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बायो में भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, हम लोग को ये तो याद रह जाता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, पर ये याद नहीं रहता कि कहाँ पर क्या मूव कर रहा है। तो वही हमको ध्यान देना है कि सिंपल डिफ्यूजन में तो सोल्यूट मूव करता है, वहीं जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, ये उसमें हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर के, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। याद रखना है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे ऑस्मोसिस में तो, और सोल्यूट पार्टिकल मूव करेंगे सिंपल डिफ्यूजन में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल जाएंगे तो अपनी अभी भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर इन लोगों को ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से नहीं जा सकते, इनको किसी की ज़रूरत होती है, तो वो जो ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन पर बैठ गया मॉलिक्यूल और उस पर बैठ कर के वो आसानी से जहाँ उसको जिस सेल में जाना है वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ये लिखा हुआ है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब देखते हैं फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटी किसकी? कैरियर प्रोटीन की। पर यहाँ पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना है तो उसको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। ये यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन है व्हेन ट्रांसपोर्ट अकर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन बाय स्पेंडिंग एनर्जी। मॉलिक्यूल यहाँ अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसका आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके मार्क्स है 20, ठीक है, और आपको मार्क्स लाने हैं 100। अब आप कम पे हो, ज़्यादा पे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो हार्ड वर्क है ना हमारा, ये हार्ड और मेहनत करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी होती है? अच्छे टीचर्स की, अच्छे मटेरियल की। तो वो जो मटेरियल हो गया, वो टीचर्स हो गए, वो आपके क्या हो गए? कैरियर, जिसकी हेल्प से आप लोग 100 मार्क्स पर पहुँचोगे। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। लोग स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को। अब एनसीईआरटी से देखते हैं अब्जॉर्प्शन क्या है। हम लोगों ने जो फूड लिया उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद अब वो जब ब्लड और लिम्फ में जा रहा है तो वो प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन का। तो हमने जब फूड को लिया तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो ब्लड और लिम्फ में गए, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के ब्लड और लिम्फ में गए। यहाँ ध्यान ये रखना है ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड में हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और लिम्फ में हमारा फैट जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने देख ही लिया, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मतलब एक्टिव को ही हम लोग फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो यहाँ बोला गया है। इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे, कौन से फैसिलिटेड से जाएंगे और कौन से एक्टिवली जाएंगे। तो पढ़ते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन जनरली अब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये जाते हैं। मतलब अपनी सिंपल डिफ्यूजन में मैंने बताया ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कुछ सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं हेल्प ऑफ द कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन, जो हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पढ़ा है कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर हमें रिक्वायरमेंट होगी एक कैरियर प्रोटीन की। तो यहाँ पर ये कैरियर एक आयन है, जिसे सोडियम आयन, ठीक है।
वही लिखा है दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने पढ़ा ही है कि किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। वही यहाँ लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वही है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमको लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जाना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला जो है बात वो ये है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन अब्जॉर्व होते हैं ब्लड में। किस मैकेनिज्म के थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पे कंफ्यूज आप कर सकते हैं कि ग्लूकोज हमको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी दिया हुआ है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी दिया हुआ है। तो ये हमको ये दोनों जगह आता है, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जाता है। कुछ ग्लूकोज जाता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और कुछ ग्लूकोज हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है कि फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देखते हैं। हमारे जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इसकी वजह से ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ये पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिनको मिसल्स बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जाते हैं और वहाँ पर ये फिर से काइलोमाइक्रोन बनाते। काइलोमाइक्रोन का मतलब होता है, काइलोमाइक्रोन जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटेरोसाइट में, एंटेरोसाइट की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में। एंटेरोसाइट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है। साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, तो एंटेरोसाइट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और गोल्जी बॉडी में हमको काइलोमाइक्रोन्स मिलते हैं। काइलोमाइक्रोन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड, इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है और इस पूरे मॉलिक्यूल को मिलाकर के बोला जाता है काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो मिसेल्स है वो गए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, वहाँ जाके काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हुए। फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल में, न कि ब्लड वेसल में। लिम्फ वेसल जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स, लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट होते हैं काइलोमाइक्रोन। तो बाद में ये जो लिम्फ वेसल्स है ये अल्टीमेटली जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसकी समरी जो नीचे दी हुई है उसको देख लेते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या अब्जॉर्प्शन होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हमारे माउथ में कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग जो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है उसे ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग को दी जाती है, तो उन दवाइयों का जो अब्जॉर्प्शन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। देन स्टमक में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का अब्जॉर्प्शन होता है और अल्कोहल का होता है। अल्कोहल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है, तभी तो पीते ही नशा चढ़ जाता है। तो उसका रीज़न है कि जैसे स्टमक में गया वहीं से सीधा एब्जॉर्ब हुआ और नशा चढ़ गया। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सब चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द डाइजेशन इज completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph. मोस्टली सब चीज़ों का अब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है वाटर के अब्जॉर्प्शन में। ये क्वेश्चन पूछते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का वाटर हम लोग को यहाँ भी दिया है और वाटर का अब्जॉर्प्शन हमें स्टमक में भी दिया है, पर जब आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन और लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा उसका सही आंसर होता है वाटर अब्जॉर्प्शन का, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेन वर्क है ये वाटर अब्जॉर्प्शन का। कुछ मिनरल्स का भी अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स का भी, एज वेल एज यहाँ पर कुछ विटामिन का भी
अब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ब्लड से टिश्यू में जाते हैं और वहाँ पर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो ये जो यूटिलाइज़ किया हमने एनर्जी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। अब डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई होके रेक्टम में जाएगा और फिर वहाँ से हम लोग को जब न्यूरल सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से एनल की ओपनिंग होगी और डेफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। और यहाँ पर जब रेक्टम से जो वेस्ट मटेरियल है उसका आगे की तरफ बढ़ना, ये पेरिस्टालिक मूवमेंट इसको बोला जाता है। करते डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री डिसऑर्डर है जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट लाइक टैपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म की वजह से भी हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जॉन्डिस की वजह से, तो इसका आंसर है हमारा लिवर। जॉन्डिस में लिवर अफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्किन और आइस का कलर हमें येलो दिखाई देने लगता है। किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइस टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब देखते हैं वॉमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। मतलब कि स्टमक में जो कंटेंट हमने फूड लिया तो जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और माउथ के थ्रू बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉमिटिंग। और ये कंट्रोल होता है वॉमिट सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। और वॉमिटिंग से पहले हमको उस टाइम पे बेचैनी सी फील होती है, वो यहाँ लिखा हुआ है। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग देन डायरिया। Abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea। और डायरिया की वजह से अब्जॉर्प्शन जब अच्छे से नहीं हो पाता है तभी डायरिया होता है। वॉमिटिंग, डायरिया, दोनों तो आपको पता ही है। देन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। जब बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाते हैं और डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जो फीकल मटेरियल है, फीकल सब्सटेंस है, वो रेक्टम में ही जमा रहता है और बाहर नहीं आ पाता है, तो उस प्रोसेस को उस डिसऑर्डर को बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। देन इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। मतलब कि indigestion हो सकता है जब इंजाइम का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा हो, एंजाइटी की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमको इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन का मतलब है जब हमको भरा भरा बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है जबकि खाया हमने नहीं है, पर हमको ऐसा फीलिंग हो रही है कि पेट अभी भरा हुआ है या प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे हमको इंडाइजेशन, वो जो हम लोग की कंडीशन है उसको बोलेंगे हम लोग इंडाइजेशन। दो डिसऑर्डर और इम्पोर्टेंट हमारे लिए, मेरास्मस और क्वाशियोर्कर। तो मेरास्मस जो डिसऑर्डर है वो प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कॉमनली इन्फेंट्स जो कि 1 साल से अंदर वाले हैं उनमें देखने को मिलता है। इडीमा इनमें एब्सेंट होती है, मतलब कि स्वेलिंग, जब टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड बढ़ जाता है उसकी वजह से पफीनेस आ जाती है, उसमें फूल जाते हैं, वो उसको बोलते हैं इडीमा। देन इनमें जो रिब्स है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब बहुत उभरे हुए से दिखाई देते हैं। और जो मेरास्मस के इन्फेंट्स है उनको ठीक करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है एक सही अमाउंट में प्रोटीन की, फैट की और कार्बोहाइड्रेट की। जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं से मेनली क्वेश्चन आता है, बाकी ये
जो 10 डिफरेंस है, जो 10 इनके सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाशियोरकर, ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, देन इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 years ऑफ एज। एडिमा इज प्रेजेंट, मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें इनमें। इन लार्ज फैटी लिवर, रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनिएंट। और इस तरह के जो पर्सन हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसमें भी जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी 10 ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों क्वाशियोरकर मेरेस्मस की दी हुई है, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।